हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें कि हम आरबीआई ग्रेड बी 2019 में जो आपके मैनेजमेंट के सवाल आए थे उनको कंप्लीट करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 2019 के ही हमने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, थोड़े से रह गए थे, वो हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर देने हैं और फिर उसके बाद अगले सेशन में हम उससे नेक्स्ट ईयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में ही मैंने आपके साथ उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया था जो आपके 2 मार्कर्स रहे हैं। आपके पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं मैनेजमेंट के और 2 मार्कर्स भी आते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 3 सवाल तो कर लिए थे 2 मार्कर्स के, बट आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आज के सेशन में हम जितने भी सवाल करने जा रहे हैं ये सारे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में रहे थे। और ये सारे जितने भी 2 मार्कर्स आए थे ना, वो पैराग्राफ बेस्ड थे। जैसा कि आपके सामने है कि एक पैराग्राफ आपको गिवन है जिसको आपको ऑब्वियसली देखो, चाहे आपका क्वेश्चन सिंपल हो बट फिर भी आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा कि किसकी रेफरेंस में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हमें देख के पता तो लग गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, प्रोसेसेस और लॉज by which businesses are operated, regulated और control। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो सारे रूल्स या प्रोसेस या लॉज जिससे कि हम एक बिजनेस को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। द टर्म एनकॉम्पसेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर क्या होता है? जिसका किसी भी तरह का स्टेक होता है किसी भी कंपनी में, जिसमें कि शेयर होल्डर होते हैं, है ना। कंपनी की परफॉर्मेंस से बहुत इंपैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स पे। कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। तो छोटा स्टेक हो बड़ा स्टेक हो, पर जिसका भी स्टेक होता है उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, मैनेजमेंट, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक फ्रेमवर्क को क्रिएट करने में फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट बेस्ट अलाइंस बिजनेस कंडक्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। Okay, specific processes that can be outlined in corporate governance include action plan, performance measurement, disclosed practices, executive compensation decisions, dividend policies, procedures for reconciling conflicts of interest, and explicit or implicit contracts between company and stakeholders। तो मेनली अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में वो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में ही बता रहा है और उसी से रिलेटेड अब आपके ये सवाल है जो कि आपके 3 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ पे बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फिर इन क्वेश्चंस को। तो चलिए, जो पहला सवाल है, हाँ जी, जो पहला सवाल है आपके सामने, ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सटर्नल, देखिए आपको अगर ज्यादा समझ भी ना आ रहा हो, कई बार कुछ चीजें होती है आपने अच्छे से पढ़ी नहीं होती है ना। तो वैसे तो ये 2 मार्कर्स है, पर 2 मार्कर्स में आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होता है फॉर रेफरेंस कि कई बार कोई चीज अगर आपको नहीं भी आती ना, आप पैराग्राफ को पढ़ के समझ लेते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि 2 मार्कर्स जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा ईजी है। बस आप उसमें आपका कॉन्फिडेंस 100% नहीं होता है एक आंसर को मार्क करते हुए, बट अदरवाइज 2 मार्कर्स को सॉल्व करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। तो चलिए, एक्सटर्नल मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब ऐसे ही देखो, कंपनी पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट, रिपोर्टिंग टू इंडस्ट्री बॉडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो, कंपनी पॉलिसी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो हो नहीं सकता, है ना। कभी कंफ्यूजन हो तो देखो, आंसर तो जिसको आता है उसको तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम उसको आएगी जिसको आंसर इतना कॉन्फिडेंटली नहीं आता या नहीं आता। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे। तो देखो, आप पहले देखो क्या नहीं हो सकता।
कंपनी पॉलिसी नहीं हो सकती और आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं हो सकता और ये इंटरनल ऑडिट भी नहीं हो सकता, जिस वजह से ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो रिपोर्टिंग टू इंडस्ट्री बॉडी एक्चुअली आपका आंसर है। तो कई बार हम इस तरह से ऑप्शंस को मिनिमाइज करके बता सकते हैं। देखो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल चीजें कौन सी होती है जो सिंपली आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जिसमें कि आपका होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर आपका मीडिया एक्सपोजर होता है, कंपटीशन जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट में, है ना, या फिर कुछ आपकी जो पब्लिक रिलीज होती है, टेक ओवर एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी एक्सटर्नल है जो कि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड थ्रू इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आप अचीव करते हैं किसके थ्रू? इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल मैकेनिज्म से, ठीक है जी। तो अब इसका आंसर क्या होगा? देखो आप यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है कि आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ये समझने की बात है, यहाँ पे बेसिकली हमें ये सोचना और समझना है कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप क्या क्या एम कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू। तो पहला उसने बोला अवॉइड कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, फिर उसने बोला कंप्लायंस टू अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस, improved employee performance to curb malpractices among across industry और none of the above। तो चलिए एक बार सोचिए आप, आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था इसका मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, पैराग्राफ में ही आपको दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। हाँ जी, पैराग्राफ में ही उसने आपको दिया था, ये देखो, ऑपरेट, रेगुलेट और कंट्रोल। तो ये जो रेगुलेट और कंट्रोल है ना वर्ड, एक्चुअली ये होता है कि आप कंप्लाई कर रहे हैं सभी लीगल कॉम्प्लिकेशन से, कि आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है। तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक थोड़ी बड़ी टाइप ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें कि आप ये देखते हो कि जो आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके साथ भी आपका कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लायंस टू अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि हम अचीव करते हैं थ्रू इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था और मुझे नहीं लगता आपको ये मुश्किल लगा भी होगा, जिन्होंने पेपर अगर किसी ने दिया है आप में से। तो देखिए उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेकेंडरी तो देखो साफ साफ पता लग रहा है गवर्नमेंट बॉडीज। हमारे लिए ये तीन ज्यादा जरूरी है, जबकि गवर्नमेंट सोचा जाए तो गवर्नमेंट जो है उसका सबसे ज्यादा डर होना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडीज का सबसे ज्यादा डर होना चाहिए। बट हम एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसका एम्प्लॉय, उसका शेयर होल्डर और उसका कस्टमर, क्योंकि आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है ना, आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है कस्टमर के ऊपर, एक एम्प्लॉय के ऊपर और एक आपके शेयर होल्डर के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्राइमरी स्टेक होल्डर और सेकेंडरी स्टेक होल्डर क्या होते हैं। देखो प्राइमरी स्टेक होल्डर होते हैं जिनका एक डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट किया है या अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कस्टमर ने अपना ट्रस्ट इन्वेस्ट किया है आपके ऊपर, एम्प्लॉय ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर ने अपना फाइनेंस इन्वेस्ट किया है। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिसमें कि आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, आपके वेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे होते हैं आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में, है ना, जिनका किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इंटरेस्ट आपके बिजनेस में नहीं है, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस है बट इंटरेस्ट नहीं है,
ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपके ये कौन से होते हैं, जैसे कि आपके कंपेटिटर्स होते हैं, है ना, कंपेटिटर्स हो गए, या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, मीडिया हो गया, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्टेक होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुश्किल थे, और पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी थी उसने तो आई थिंक आपके लिए और आसान बना दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपको बोला कि मोस्ट वर्कर्स नीड अ बिट मोर देन अ वर्चुअल पैट ऑन द बैक फ्रॉम द बॉस टू स्टे मोटिवेटेड। तो इतना तो पढ़ के हमें समझ आ गया ये मोटिवेशन का क्वेश्चन है ना। तो उसने बोला कि ज्यादातर वर्कर्स को एक मोर देन अ वर्चुअल पैट ऑन द बैक की शाबाशी चाहिए लोगों को बॉस से, ताकि वो मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। दैट्स व्हाई मेनी एम्प्लॉयर्स इंप्लीमेंट एम्प्लॉय इंसेंटिव प्रोग्राम। तो इंसेंटिव एक काइंड ऑफ मोटिवेशन ही है, ताकि उनका स्टाफ जो है वो एंगेज्ड रहे और हार्ड वर्क करे। ये एम्प्लॉय इंसेंटिव जो है, जो आपको हेल्प करते हैं मोर आउट ऑफ योर टीम, ठीक है, व्हाइल कीपिंग देम मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। ओके, मनी एक मोटिवेटिंग फैक्टर डेफिनेटली होता है, सबके लिए होता है, किसी के लिए छोटा है किसी के लिए बड़ा है, बट मनी इज रियली अ ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, बट इट कैन लूज इट्स अपील क्विकली। एक टाइम पे आपको लगता है कि पैसा नहीं, रिस्पेक्ट भी चाहिए, है ना। श्योर, everyone likes to be compensated, but there are a few reasons why it may not always be enough to boost employee engagement and performance। ठीक है, मतलब मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ मनी। ठीक है, कई लोग जो है वो बॉदर नहीं करते अबाउट फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, उनको रिकग्निशन चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए। कईयों के लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता, कईयों के लिए ग्रोथ मैटर करती है कि आप उनको अपनी पॉलिसीज में या फिर उनको टीम में कितनी रिकग्निशन दे रहे हैं लोगों को। दे वांट टू ग्रो इन देयर रोल, दे वांट टू गेट प्रमोटेड, हैव देयर मैनेजर्स और हायर अप्स रिकॉग्नाइज देयर वैल्यू। ठीक है जी, इन द लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन होता है। मनी जो होता है ना, शॉर्ट टर्म मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, पर लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म आपका जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो रिकॉग्निशन है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड विल इंक्रीज एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, मनी इंसेंटिव्स जो है वो एनकरेज करता है। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है, कुछ नेगेटिव बात कर रहा है यहाँ पे कि मनी इंसेंटिव्स कैन ऑल्सो समटाइम्स एनकरेज सम एम्प्लॉयज टू चीट देयर वेज टू गेट अ बोनस। ठीक है, तो वो मनी जो है ना, कई बार वो नेगेटिवली भी आप उस चीज को ले सकते हैं कि पैसे के लालच में लोग कई बार बस आपको खुश करने के चक्कर, आपको दिखाने के चक्कर में कि हमने काम किया है, शायद वो काम अच्छे से हुआ भी ना हो, बट आपको सिर्फ प्रेजेंट करते हैं जस्ट टू गेट बोनस। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। So this could also be an unethical practices or ways to beat the system just to get the bonus। ठीक है, which does not mean work performance is boosted। तो कई बार अब देखो, मेनली वो ये कह रहा है कि हम सोचते हैं कि पैसा जो है वो अकेला एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, ऐसा नहीं है। कईयों को ग्रोथ चाहिए, कहीं ग्रो करना चाहते हैं, रिकग्निशन मांगते हैं, प्रमोशन मांगते हैं, और वही चीज उनको मोटिवेट करती है, चाहे आप उनको मनी इंसेंटिव दे रहे हैं उसके बावजूद। बट कई बार क्या होता है कि मनी इंसेंटिव जो है, उस मनी के लालच में आके, उस इंसेंटिव के लालच में आके लोग बोनस लेने के चक्कर में कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लग जाते हैं, जस्ट टू मेक एन इंप्रेशन कि वी आर वर्किंग हार्ड, बट इन रियलिटी दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। सो कई बार इंसेंटिव्स जो है वो एक नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। ठीक है, तो अब देखो, इसने पहला क्वेश्चन जो आपको दिया, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, जल्दी से देखिए, करिए इसको ट्राई। हाँ जी, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सिंपल और बेसिक सा था। क्योंकि आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड हो जाती है। तो वो कह रहे हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज मोराल कैन बी बूस्टेड बाय प्रोवाइडिंग। एक एम्प्लॉय का मोराल आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अब इस पैराग्राफ के रेफरेंस में आपको बताना है। हाई इंसेंटिव्स टू बेस्ट परफॉर्मर, पर वो तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं, इंसेंटिव जो है हर किसी को खुश नहीं करता। हायर बोनस, ये भी मॉनिटरी हो गया, तो ए और बी तो मॉनिटरी है।
है ना। तो ये आपके जो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं ना क्वेश्चन, ऐसे जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, हमेशा बेटर रहता है इनको मिनिमाइज करके सॉल्व करना। ये भी देखो सी ऑप्शन भी मनी बेस्ड है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न इंसेंटिव, ये सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का मोराल जो है आप बूस्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए इंसेंटिव अर्न करने का। ठीक है जी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कैश बोनस जो होता है, एडिशनल डे ऑफ होता है और अदर इंसेंटिव जो होते हैं, है ना, जो कि मोराल को बूस्ट करते हैं, वो कई बार बैकफायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार को वर्कर्स में ना एक कंफ्लिक्ट आ जाती है, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। किस प्रकार? आप सभी इंप्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए कि वो इंसेंटिव्स को अर्न करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बूस्ट मोरल ऑफ अ टीम। हाँ जी, उसका पूछना है आपसे कि जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है टू बूस्ट मोरल वो कौन सी है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आपको पहला बोल रहा है उसने कि पहला, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स इमीडिएटली आफ्टर टारगेट इज अचीव्ड। उससे पता है क्या होता है कि आपका टारगेट पूरा हुआ तो कई लोग जो है वो थोड़ा सा चूक गए, मार्जिन पे थे, उनके अंदर बहुत डिमोटिवेशन आ जाती है कि हम थोड़ा सा और करते तो हो जाता, वो बहुत ही वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है उनके ऊपर, है ना। और ये है कि टू गिव इंसेंटिव्स टू ऑल द एम्प्लॉयज एट सेम टाइम, कि आप सभी एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दीजिए। देखिए आप जो बोनस वगैरह देते हैं ना, ये तभी आपको पता है स्कूल्स में भी ये सिस्टम जो है ग्रेडिंग सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, ताकि नेगेटिविटी एक स्टूडेंट के, क्योंकि दिस इज ऑल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, तो एवरी ह्यूमन, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है, उसको किसी प्रकार का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए अगर आप उनको मोटिवेट करा के अपना काम निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी वो पूछ रहे टू बूस्ट मोरल ऑफ अ टीम कह रहा है, मोरल ऑफ अ टीम, तो क्या है? टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू ऑल द एम्प्लॉयज एट सेम टाइम। अब एक टीम है, आप उसके टीम के लीडर को पैसे दे रहे हो, बाकियों को लगेगा काम तो हमने मिलके किया है ना। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और ये डी तो सबसे नेगेटिव है, टू रिवॉर्ड सिलेक्टेड फ्यू एम्प्लॉयज, सबसे नेगेटिव है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब तीन मैंने बोला था, एक पैराग्राफ है जिसपे कि आपके 3 सवाल बेस्ड है। अच्छा ये देखते हैं, उसका कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एम्प्लॉय अलोंग विद। देखो मोटिवेट क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात, एक जर्नली सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों मोटिवेट कर रही है। क्या वो आपके लिए कर रही है? नहीं, वो अपने लिए कर रही है कि आप मोटिवेट होंगे तो अच्छा काम करेंगे, और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ठीक है, इसीलिए इस सवाल का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए, मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस, ऑब्वियसली ये तो कोई लिंक नहीं बन रहा। टेकिंग लीडिंग पोजीशन इन इंडस्ट्री, नो। अट्रैक्टिंग मोर टैलेंटेड एम्प्लॉय, नो। मेन एम यही होता है कि वो अपना बिजनेस गोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, मोराल आपका जो है वो इंक्रीज क्यों किया जाता है? ताकि आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अच्छे से कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये था आपका सी ऑप्शन। तो अभी तक मैंने आपके साथ 6 सवाल डिस्कस किए, और आपने देखा ये 6 सवाल ऐसे थे कि अगर आपको इस बारे में शायद ना भी अगर पता होता ना, इनकेस आपको अच्छे से पढ़े नहीं थे या आपको ये चीजें याद नहीं आ रही हैं पेपर में, तो पैराग्राफ से आपको एक आइडिया लग जाता है, जिससे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर पाते हैं 2 मार्कर्स। ठीक है, तो ये बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं आपके लिए पेपर में। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो है कम्युनिकेशन। कभी आपके पेपर में कम्युनिकेशन ना आए ऐसा तो कभी सोचना ही मत, कम्युनिकेशन आता जरूर है। और पूरी मैनेजमेंट का ना सबसे आसान चैप्टर है कम्युनिकेशन। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इस सवाल को, ये वाला हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसने बोला कि कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, चाहे रिटन फॉर्म में चाहे ओरल फॉर्म में। ठीक है, एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट, कम से कम एक सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, और रेसिपिएंट होना चाहिए जो मैसेज को रिसीव करेगा।
दिस में साउंड सिंपल, सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो वर्ड्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू ट्रांसमिट द मैसेज इन द वे इट इज इंटेंडेड टू बी कन्वेड। ओके, व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब वर्ड्स यूज होते हैं ना इस प्रोसेस में, ये होती है वर्बल, और वर्बल ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है ओरली और इन रिटन फॉर्म, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन जब आप मतलब लैंग्वेज को यूज करते हैं, चाहे आप उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं या फिर आप उस लैंग्वेज को लिख रहे हैं, ठीक है, तभी वो बोल रहा है कि एक ओरल कम्युनिकेशन होती है जो कि ओल्डेस्ट मीन्स है। ओरल तो मतलब आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूं, दिस इज ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ये तो ओल्डेस्ट फॉर्म हो गई। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग और डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ओके, रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, ये एक फॉर्मल हो जाता है, रिटन में थोड़ा फॉर्मल हो जाती है चीजें, जहां पे मैसेज जो है वो बहुत केयरफुली ड्राफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई। आपके मैसेज जो है वो एक प्रूफ फॉर्म में एक पेज पे लिखा गया है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एंड फॉर्मुलेटेड इन रिटन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ना अगर हम देखें तो मेनली आपसे मतलब कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, और इसमें इन्होंने जो मेनली बात करी है वर्बल कम्युनिकेशन की बात करी है, और वर्बल में भी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की बात करी है, तो बहुत ही बेसिक सी बात है। तो चलिए 7th क्वेश्चन उसने आपको क्या बोला कि रिटन कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज, देखो ये बट ऑब्वियस है कि रिटन कम्युनिकेशन को हम क्यों प्रेफर करते हैं। पहला, इट इज इंस्टैंटेनियस, ठीक है, बात तो सही है, बट हम ज्यादा वैलिड नहीं है ये ऑप्शन। कम एफर्ट लगता है और कन्वे होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लॉजिकल बट नॉट सो इम्प्रेसिव। ये देखिए सी ऑप्शन, इट कैन बी स्टोर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर लीगल वैलिडेशन, बिल्कुल सही। फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन इसीलिए प्रेफर होती है कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फॉर लीगल वैलिडेशन। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला सवाल देखिए सभी। Which of the following is an advantage of written communication? उसका पूछना है कि आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन का। ओके, रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, करेक्ट, बात तो सही है, बहुत ही फॉर्मल है रिटन कम्युनिकेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, लीगल प्रूफ वाला पॉइंट भी सॉलिड है, परमानेंट रिकॉर्ड भी है। तो एक्चुअली हम देखें ना, चारों ऑप्शंस आर वैलिड, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके, रिटन कम्युनिकेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में उसने क्या बोला। तो देखो, ओरल कम्युनिकेशन जो है नॉट प्रोन टू डिस्टॉर्शन, ओके, इज फ्री ऑफ एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। Oral communication is not useful in addressing larger number of people. Oral communication retains same aspect of relation as social cue. Okay, social cue का मीनिंग क्या होता है? देखो, social cue होती है वर्बल या नॉन वर्बल सिग्नल्स जो आप देते हैं फेस से, बॉडी से, वॉइस से, आपके बॉडी के मोशन से, है ना, उनको हम सोशल क्यू बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में सही क्या है, तो ये डी ऑप्शन जो है ना, ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, क्योंकि देखो उसने बोला कि पहला बोला कि नॉट प्रोन टू डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्ट तो सबसे ज्यादा ओरली होती है। आपने किसी को कुछ बोला, वो आगे कुछ और, तो आपकी इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है ओरल कम्युनिकेशन में। फ्री ऑफ एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये भी गलत है ना, बल्कि रिटन में ज्यादा क्लैरिटी होती है, इसमें कम क्लैरिटी होती है। और ओरल कम्युनिकेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस करने में यूजफुल नहीं है, ये भी आज सच कोई ज्यादा वैलिड नहीं है। आप कर लो लोग इकट्ठे, आप जितने मर्जी आप माइक लेके बोल लो जो बोलना है ना,
ये सही है कि ओरल कम्युनिकेशन रिटेन्स सेम एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप एज सोशल क्यू। तो देखो सोशल क्यू बेसिकली वर्बल या नॉन वर्बल सिग्नल होते हैं जो आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और ये इंटरैक्शंस में ओके तो ये आपके ना कम्युनिकेटिव टूल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बात कर रहे हैं तो आप मतलब एक ग्रुप में बैठे, एक टीम में बैठे, तो आप किसी को कोई कुछ कह रहे हो और आप नहीं चाहते कि वो बोले, तो आप उसको ऐसे घूरते हैं गुस्से से, तो वो समझ आता है कि हाँ ये जो मैं बात कर रहा हूं मुझे नहीं करनी, मतलब आपने बोला कुछ नहीं बट आपने कम्युनिकेट कर दिया। फेशियल एक्सप्रेशन, आप जब कोई एक इंसान बोल रहा होता है आप सारे ऐसे सिर ऐसे कर रहे होते हैं, हाँ जी हाँ जी, मतलब बोल भी नहीं रहे होते, आप सिर ऐसे हैंड आपके जो हेड है वो इस तरह से आप एफर्मेशन में मतलब आप अपना हेड जो है वो करते हैं, तो वो होता है, वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन है ना। वोकल टोन, आप प्यार से बात कर रहे हैं, आप एक बात बोलना चाहते हैं बट आप किस टोन में बोल रहे हैं उससे मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। आप गुस्से में बोल रहे हैं और आप उसी बात को यदि प्यार से बोल रहे हैं तो उससे इंफॉर्मेशन का, मैसेज का मीनिंग ही बदल जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बॉडी लैंग्वेज से भी आप बता सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि आप क्या कह रहे हैं। तो मतलब ये जो सोशल क्यू है ना, मतलब ये है कि आप अपनी जब बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं बिना बोले टू कम्युनिकेट एनीथिंग, ओके, सो दिस इज एक्चुअली ओरल कम्युनिकेशन। ये सही बात है ओरल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये वाला देखिए अब आप सब, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी आपके लिए, सो दैट आप इसको अच्छे से पढ़ सके। हाँ जी, सबसे पहले उसने आपको बोला यहाँ पे कि हेनरी मिंट्सबर्ग रिकमेंड्स ब्रेकिंग डाउन मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्कप्लेस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। This helps to organize companies into a more efficient culture and it allows each member to develop their own skills. ठीक है, the term management role refers to specific categories of managerial behavior. He identified 10 identified roles of a manager played in an organization which falls into 3 basic categories. हाँ जी, वो 3 basic categories क्या है? एक तो interpersonal role है, एक informational role है और एक डिसीजनल रोल है। तो इन तीनों को पहले समझते हैं। सबसे पहले उसने इंटरपर्सनल रोल्स की बात करी। इंटरपर्सनल रोल्स क्या होते हैं? दीज रोल्स रिलेट टू द मैनेजर्स बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। इंटरपर्सनल रोल्स आर रोल्स दैट इन्वॉल्व पीपल, जो कि कौन है? सबॉर्डिनेट्स हैं या पर्सन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, एंड अदर ड्यूटीज दैट आर सेरिमोनियल और सिंबॉलिक। The 3 interpersonal roles include being a figurehead, leader and liaison. Okay, next आपका है वो informational roles. Informational roles क्या होते हैं? जिसमें कि आप रिसीव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। तो 3 informational roles क्या है? मॉनिटर करना, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। ओके, और डिसीजनल रोल्स क्या हैं? दे रिवॉल्व अराउंड मेकिंग चॉइसेस। ओके, मैनेजर्स इंटरपर्सनल रोल लीड्स टू डिसीजनल रोल्स। ठीक है, जो आपका ये पहला इंटरपर्सनल रोल था उससे डिसीजनल रोल भी आ जाता है, डिराइव हो जाता है। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज दैट आर कलेक्टेड एंड गैदर्ड बाय द इंटरपर्सनल makes a manager able to play the decisional roles or responsibilities that he is obliged to. The 4 decisional roles include being an entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. तो आपको मेनली यहाँ पर ना उन्होंने ये 3 टाइप्स ऑफ उन्होंने मतलब एक तरह से रोल्स की बात करी है कि मैनेजर जो रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो 3 तरह के रोल्स की बात कर रहा है। ठीक है, और ये आपका जर्नल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो देखो उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है ना। अब आपने ना इसको आंसर करना है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको अब शो करूंगी, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो देखो बल्कि ना जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, ये कुछ कुछ वैसे होते हैं और ऊपर से 2 मार्क्स के, तो बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि आप 100% ना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो एक आंसर को मार्क करते हो, क्योंकि डेफिनेशंस यहाँ कंसेप्चुअल नहीं होते। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि अ लीडर हु शेयर्स इंफॉर्मेशन विद टीम मेंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। एक लीडर
जो शेयर करता है इंफॉर्मेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो है डिसेमिनेटर। ओके, ये आप देख सकते हैं क्योंकि उसने बोला था डिसीजनल रोल्स जो है, इंफॉर्मेशनल रोल्स जो है, इसका काम क्या है? रिसीव करना, कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो है डिसेमिनेटर का रोल होता है यहाँ पर, करेक्ट, क्योंकि एक लीडर जो इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा ना अपने मतलब कि टीम मेंबर्स के साथ, है ना, वो इस चीज का एग्जाम्पल होता है। अब देखो यहाँ पे ना आपको जो मैंने इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ लीडरशिप की बात करी थी, तो मॉनिटर क्या होता है? जैसे कि आप रिपोर्ट्स को रीड कर रहे हैं, मॉनिटर करने का मतलब यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक तो मैंने आपको बोला था क्या? मॉनिटर, है ना, ये देखो 3 इंफॉर्मेशनल रोल्स क्या होते हैं? पहला मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं और इंटेरोगेट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। अच्छा, डिसेमिनेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो वही बात होगी जो आपको स्टेटमेंट में दी हुई थी। और स्पोक्स पर्सन क्या होता है? ठीक है, स्पोक्स पर्सन होता है कि एक बंदा होता है जो कि बात करता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोक्स पर्सन, जो कि एक्सटर्नल ग्रुप्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ओके, क्लियर, एक्सटर्नल ग्रुप्स को, वो होता है स्पोक्स पर्सन। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से तो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन शेयर करे टीम मेंबर्स के साथ, वो तो डिसेमिनेटर ही होगा। अगला सवाल देखते हैं। A leader who on the behalf of the company addresses a meeting organized by industry bodies playing the role of। हाँ जी, ये अब आपने बताना है। तो देखिए ये कौन सा है, सोचिए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। ये आंसर इसका क्या है? हाँ जी, फिगर हेड। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो क्या है? फिगर हेड। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखो फिगर हेड हमने यहां देखा था इंटरपर्सनल रोल्स में, है ना। इंटरपर्सनल रोल्स क्या होते हैं? मैनेजर का बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। इंटरपर्सनल रोल्स जो है जो कि इन्वॉल्व करते हैं लोग किनको? सबऑर्डिनेट्स को और पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और कौन सी ड्यूटीज? जो कि सेरेमोनियल है या फिर सिंबॉलिक है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे फिगर हेड था, लीडर था और लासन था। ओके, तो सबसे पहले फिगर हेड का मीनिंग क्या होता है? देखो फिगर हेड होता है कि जहां पे एक ये सिंबॉलिक रोल होता है, ठीक है, जहां पे आपको सोशल, आपको इंस्पिरेशनल, आपको लीगल और सेरिमोनियल ड्यूटीज को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि आपको विजिटर्स को रिसीव करना है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, ठीक है, ये सारा काम जो है ये फिगर हेड का होता है। ओके, जो उसके बाद लीडर है, लीडर क्या काम करता है? सीकिंग टू बिल्ड टीम वर्क एंड फॉस्टर एम्प्लॉय कमिटमेंट। ठीक है, लीडर एक बंदा ऐसा होता है जो रिलेशनशिप को बनाता है, ठीक है, और साथ में मोटिवेटिंग और ट्रेनिंग और हायरिंग, ये सारे फैक्टर्स को देखता है। और लाइसन होता है कि लंच एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आप लंच कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ, तो ये होता है कि एक नेटवर्क को डेवलप करना। ठीक है, तो अब उस हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि जो कि एक कंपनी के बिहाफ पे एड्रेस करता है मीटिंग को, ठीक है, तो वही फिगर हेड वाली बात हो गई, जो कि एक कंपनी के बिहाफ पे विजिटर्स को रिसीव कर रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अ लीडर हु स्टेट्स अ प्लान एंड एलोकेट्स द रिसोर्सेज इज प्लेइंग अ रोल ऑफ। हाँ जी, ये देखो ये कौन है? जो कि प्लान बना रहा है, प्लान स्टेट कर रहा है और साथ साथ एलोकेट कर रहा है किसको? रिसोर्सेज को। ओके, तो ये बंदा कौन सा है? रिसोर्स एलोकेटर। ये तो ना ऐसे ही पता लग रहा है हमें यहीं से, एलोकेट्स द रिसोर्सेज, यानी ये बंदा कौन है? रिसोर्स एलोकेटर। क्वेश्चन देख के समझ आ गया। तो ये हमने सीखा था कहां पे? ये लास्ट में, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। तो ये 4 बंदे एक्चुअली कौन से होते हैं? तो अगर हम इन 4 बंदों को देखें तो एंटरप्रेन्योर तो कौन है? जो कि एक नया आइडिया लेके आया और उसने इंट्रोड्यूस किया कुछ भी, है ना। डिस्टर्बेंस हैंडलर कौन है? जैसे कि स्ट्राइक्स वगैरह जो होती है उसको जो हैंडल करना है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर कौन है? ऑब्वियसली जो कि रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, सिंपल सी बात। और नेगोशिएटर कौन है?
हाँ जी, जो कि सारे काम को नेगोशिएट कर रहा है ना, नेगोशिएट कर रहा है, जैसे कि लोगों के बीच में, सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज के बीच में, तो जो नेगोशिएटर का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं नेगोशिएटर। ओके, तो आंसर इसका बहुत क्लियर था, क्योंकि उसने बोला कि जो प्लान स्टेट करता है और एलोकेट करता है रिसोर्सेज, तो बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि वो क्या है, रिसोर्स एलोकेटर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला कि इन recent decades career development has seen a shift in the way it is approached. Traditionally, it was up to an organization to ensure that its employees had the skills to meet the company's long-term goals. Now, however, employees advocate that they are and should be responsible for their own career development. The shift has changed the way that organizations handle career development. Career development is viewed today as a kind of partnership with employees. It is also a key component of a company's attraction and retention strategy. Many candidates will not consider employment with an organization unless it offers career development as a basic component of its culture. Each employee should have a career plan that has been discussed with their manager. Generally, this would take place during the performance review process. The career plan includes an assessment of the gaps or training requirements. The career plan should be reviewed on an ongoing process. This ensures that both the employees and the organization's needs and objectives are adjusted over time. तो हाँ जी, ये पैराग्राफ है आपका। आई होप आप सबने समझ लिया होगा कि ये किसकी रेफरेंस में है। तो सोचिए एक बार आप सब, हाँ जी, किसकी रेफरेंस में है ये पैराग्राफ। हाँ जी, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला, अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन सीक्स गाइडेंस एंड एडवांस फ्रॉम हिज मेंटर। हाँ जी, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक बंदा जो है गाइडेंस लेता है अपने मेंटर से, है ना। तो वो कौन सा, मतलब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, बात ये है। तो ये होती है कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, जहां पे आप गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियर काउंसलिंग। ओके, तो ये काउंसलिंग है जो कि प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, कि वो एक अपना प्रॉपर कैरियर ऑप्ट करें, है ना। गाइडेंस ले रहे हो कि हम हमारा कोई आप बता रहे हो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये स्किल है, मेरी ये एबिलिटीज है, और उस हिसाब से आपको कोई गाइड करता है कि आप ये करो काम, है ना। तो ये होता है कैरियर काउंसलिंग। अगला है, थ्रू आउट हिज कैरियर अ पर्सन मूव्स अक्रॉस वेरियस पोजीशंस ट्रैवलिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल लैटरल हायरार्की इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो उसने क्या बोला, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर रहे हो, है ना, आप यहाँ पे लेटरल हायरार्की भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अब ये प्रोग्रेस वाली बात तो नहीं लग रही, है ना। आप एक चीज देखो, ये है कैरियर पाथ। ये पाथ है कि कभी आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो या लेटरल मूव कर रहे हो, है ना। तो ये है आपका पूरा पाथ, ये रूट्स है जो आप लेते हैं, ठीक है। आप जब एक जॉब में घुसते हैं, है ना, और अपनी जो एक फाइनल पोजीशन, जब मतलब आप रिटायर होते हैं या जॉब को छोड़ते हैं, तब तक की जो आपका पूरा जो रास्ता आप जो है, मतलब जिस तरह से प्रोग्रेस करते हैं अपने काम में, है ना, एक जॉब में आपका, कई बार आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुए ऑन द सेम पोजीशन, कई बार आपकी पोजीशन बढ़ जाती है। तो ये सारा आपका कैरियर पाथ है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना उसने स्पेसिफिक हो चुका है, यहाँ पे वो बहुत स्पेसिफिक हो चुका है कि एक पर्सन की वर्टिकल मूवमेंट, अब यहाँ पे उसने क्लियर बोला वर्टिकल मूवमेंट क्या होती है। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, वर्टिकल ऐसे होता है, और वर्टिकल मूवमेंट में क्या होता है कि आप छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे आ गए। तो ये होता है आपका कैरियर लैडर, ये होता है कैरियर लैडर, कि कैरियर लैडर एक फॉर्मल प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जो कि अलाउ करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने कैरियर में सैलरी बढ़ा सके, अथॉरिटी बढ़ा सके, अपनी ग्रोथ कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सके, बशर्ते उन्होंने एक डेफिनेट काम को किया है, अपने आप को प्रूव किया है ना। ये नहीं कि हर किसी को हमें अपॉर्चुनिटी देनी होती है जो अपने आप को प्रूव करता है ना कि मैं कैपेबल हूं अब बड़ी पोस्ट के लिए, उसी को प्रमोशन मिलती है, ठीक है। तो वर्टिकल मूवमेंट, इस वर्ड से ही हम समझ गए थे कि ये आपका जो है ये
लैडर ही होगा आपका, ठीक है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ आपके सारे सवाल कंप्लीट होते हैं मैनेजमेंट के, जितने भी आपके 2019 के फेज 2 एग्जामिनेशन में आए थे। तो आई होप आप सबको आइडिया लग गया होगा कौन से चैप्टर्स आए हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, सारा कुछ आप समझ गए होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट ईयर के एमसीक्यूज के साथ। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम के लिए। लाइक करिए इस क्लास को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।